तो हेलो, वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ मिशन 100। मिशन 100 के इन वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बीएसटी में हर एक स्टूडेंट हर एक फीवर के 100 मार्क्स जो है वो स्कोर करे। अभी इस वीडियो में हम लोग जो फर्स्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं बीएसटी का पार्ट सेकंड, क्योंकि ये थोड़े से तीनों चैप्टर टफ पड़ता है बच्चों के पास भी इसको रिवाइज करने के लिए अच्छे से इनफ टाइम है। तो हम सेक्शन जो है सेकंड अभी पहले स्टार्ट करेंगे। अब इसका जो हम चैप्टर अभी ले रहे हैं वो चैप्टर है 9, 10 और 11। ठीक है, चैप्टर 9 जो हमारा रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सारे जो 1 मार्क्स के हैं हमारे टिक द करेक्ट और फिलअप्स कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा टिक द करेक्ट यानी कि एमसीक्यू है, द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर। फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट करा जाता है इसका मेन फंक्शन क्या क्या है। ऑब्टेनिंग फंड, यस, ऑब्टेनिंग फंड इज द मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो फंड्स को ऑब्टेन करना है, फंड्स लेकर आना है, वो किसका काम है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है अलोकेटिंग फंड। अलोकेटिंग फंड मतलब कि हर एक जो भी आपकी एक्टिविटीज है, जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटीज है, एटीट्यूड फंड्स उन एक्टिविटीज में प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक है, जैसे कि सेल्स हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, तो वहां का बजट बना के वहां पे फंड प्रोवाइड करें। ये भी काम किसका है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग फंड। यूटिलाइजिंग फंड का मतलब है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूजेस ऑफ फंड। ठीक है, तो मतलब ये तीनों ही जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के वर्क है, फंक्शन है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डिसीजन टेकन बाय फाइनेंशियल मैनेजर। तो 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन जो है फाइनेंशियल मैनेजर लेता है। कौन कौन से, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कि डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग सबसे पहले तो क्या डिसीजन लेता है कि हम पैसा कहां से लेकर आएंगे, ये हो गया फाइनेंशियल डिसीजन में। पैसा हमारे पास आ गया, अब इसको इन्वेस्ट कहां करना है, वो आ गया इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। नेक्स्ट है कि पैसा जब हमने इन्वेस्ट कर दिया तो ऑब्वियसली हमने क्या अर्न किया होगा, हमने अर्न किया होगा प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट से जो ये जो प्रॉफिट हमने कमाया है इसको यूज कैसे करें, तो वो आता है हमारे कौन से डिसीजन में, डिविडेंड डिसीजन में। मतलब कि जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो 3 तरह के डिसीजन लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और इन्वेस्टिंग डिसीजन। इसका आंसर भी क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिटरमिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल्स आर। आपको कितनी वर्किंग कैपिटल चाहिए, कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, मॉडरेट अमाउंट में चाहिए, वो उसको पता करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस, जितना बड़ा साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो उतनी ही ज्यादा वहां पे एक्टिविटी, उतनी ही ज्यादा ऑपरेशन होंगे, इसलिए वहां पे वर्किंग कैपिटल भी उतनी ही ज्यादा यूज आएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कितना है आपके पास में, एडिक्यूट अमाउंट में है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा नीड नहीं है, लेकिन आप रॉ मटेरियल खरीदने की सोच रहे हो तो हाँ, ये भी फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। ड्यूरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, ये होती है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या बताती है कि आपका जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने के बीच का जो टाइम पीरियड है वो कितना है। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत बड़ी है तो आपको बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, अगर ये छोटी है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम रहेगी। तो ये तीनों ही डिटर्मिनेंट है किसके, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के। द फॉर्मूला ऑफ वर्किंग कैपिटल इस सबको पता है, करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है विच इज द फैक्टर दैट अफेक्ट कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। अब कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को हम इन्वेस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन को हम इन्वेस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। और कौन सा इन्वेस्टिंग डिसीजन है ये, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, अब यहां पे देखो बेटा, अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग है, ये दोनों क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग है। एक बार देखेंगे कि हम यहाँ पे पता करना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस कर रहा है। अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप कॉस्ट तो देखेंगे ही नहीं,
क्योंकि इन्वेस्टिंग की तो कुछ कॉस्ट होती ही है, रिस्क होता है, कैश फ्लो होता है, कंट्रोल कंसिडरेशन। अगर हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा कंट्रोल तो हाथ से कहीं भी जा ही नहीं रहा। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो आंसर होगा कैश फ्लो। ठीक है, कई बार अगर इसमें ऑल ऑफ द अबव आता तो बच्चे सोचते हैं ऑल ऑफ द अबव ही आंसर होगा, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा कि जो पूछा है कौन से डिसीजन पूछे हैं आपसे और ऑप्शन कौन से डिसीजन के दे रखे हैं। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब पैसा हमारे को लेकर आना है, तो वहां पे हमारे कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ रिटर्न। जब पैसा हम लेकर आ रहे हैं तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न कहां से आ गया? रेट ऑफ रिटर्न तो किसमें आएगा? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। प्रोजेक्ट कैश फ्लो, प्रोजेक्ट कैश फ्लो मतलब कि जो भी हमने प्रोजेक्ट चूज करा है उसमें से कितना पैसा वापस आ रहा है, किस तरह से वापस आ रहा है, तो यहाँ तो हम पैसे लेके आने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैश फ्लो किसका है मैटर, कौन किसका फैक्टर है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन का। कॉस्ट, हाँ कॉस्ट हमारे को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि हम पैसा लेकर आ रहे हैं तो वो ज्यादा कॉस्टली ना हो। क्या होता है कॉस्टली ज्यादा, डेब्ट या इक्विटी? कमेंट करके बताएंगे आप लोग। स्टॉक मार्केट कंडीशन, अब पैसा हम लेकर आ रहे हैं तो उसमें स्टॉक मार्केट कंडीशन इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो करती है अगर हम पैसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या फिर डिविडेंड डिसीजन को। नेक्स्ट है द फैक्टर इन्फ्लुएंस डिविडेंड डिसीजंस। ठीक है, अब यहां पे देखो स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, हमें पैसा, हमारे पास प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट हम चाहते हैं कि डिवाइड कर दें। अब करें कि नहीं करें किस बात पे डिपेंड कर रही है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है, फ्लक्चुएट नहीं हो रही है, आपको लॉसेस नहीं हो रहे, कंटिन्यू स्टेबल अर्निंग हो रही है, तो हाँ बिल्कुल आप डिविडेंड अच्छे से आप अपना डिवाइड कर सकते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी, अगर टैक्स रेट्स हाई है तो आप डिविडेंड कम पे करो। ठीक है, नेक्स्ट है अर्निंग्स, अर्निंग्स अच्छी है तो हम डिविडेंड अच्छा पे ही करेंगे, तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज, हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों करते हैं, इसका पर्पस पता करना है हमारे को। टू अश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड एज पर रिक्वायरमेंट, यस, अश्योर करने के लिए कि हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास फंड्स अवेलेबल रहे, बिल्कुल सही है। चेक ऑन एक्सीड फंड, मतलब कि अगर हमारे पास एक्सीड फंड नहीं आना चाहिए, ये तो है कि हमारे पास इनफ फंड तो होना चाहिए। ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना फंड तो होना चाहिए, लेकिन अगर एक्सीड भी नहीं होना चाहिए, एक्सीड हो जाएगा तो हमारी फाइनेंशियल रिस्क, जितना फंड हम उधार लेंगे उतना हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये दोनों ही मैटर है जो फाइनेंशियल प्लानिंग जिनके लिए करी जाती है, तो उसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है द फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर आर, कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करने वाला फैक्टर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि आपकी टोटल कैपिटल में डेब्ट का कितना पार्ट है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिल्कुल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है, अगर ज्यादा है, कैश फ्लो आपका अच्छा है तो आप क्या ज्यादा रखोगे? डेब्ट। क्यों? आपके पास लिक्विडिटी अच्छी है तो आप क्या यूज करोगे? डेब्ट करोगे, आप क्यों लोगे इक्विटी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डेब्ट, अगर डेब्ट की कॉस्ट ज्यादा है तो आप किस पे चले जाएंगे? इक्विटी पे। टैक्स रेट अगर हाई है तो हम, अगर टैक्स रेट हाई है तो हम क्या यूज करेंगे? डेब्ट। क्यों करेंगे डेब्ट यूज? देखो जो डेब्ट देते हैं ना, डेब्ट पे जो मिलने वाला इंटरेस्ट है वो टैक्स से पहले माइनस होता है, बाद में टैक्स माइनस होता है, और टैक्स के बाद में जो बचता है उसमें से हम डिविडेंड पे करते हैं। ठीक है, तो डेट अगर हम ज्यादा रखेंगे तो उसमें से इंटरेस्ट दे देंगे, बाद में जो बचेगा उस पर टैक्स लगेगा, नहीं तो पूरी ही टोटल, अगर डेट नहीं होगी पूरी टोटल जो हमारी इनकम है उन पे टैक्स लगेगा। तो अगर टैक्स रेट हाई है तो हम क्या करेंगे? डेट पे ज्यादा रखेंगे। तो जो फैक्टर है कैपिटल स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करने वाले वो तो ये तीनों ही है। नेक्स्ट है परमानेंट कैपिटल मींस, परमानेंट कैपिटल शॉर्ट टर्म होती है कि लॉन्ग टर्म होती है? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल डिसीजन बहुत छोटे टाइम के लिए होती है, वो हमारी परमानेंट कैपिटल नहीं होती। लॉन्ग टर्म डिसीजंस में हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, जैसे कि लैंड हो गई, तो ये हमारी परमानेंट कैपिटल मानी जाती है। तो परमानेंट कैपिटल होती है क्योंकि वो इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं, इसलिए उनको परमानेंट कैपिटल कहा जाता है। ठीक है, कौन सी है परमानेंट कैपिटल? लॉन्ग टर्म असेट्स होती है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल बेसिकली आप ये याद रखिएगा ओनर्स फंड होता है। ओनर्स फंड में इक्विटी शेयर आते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं और डेप्ट, डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म डेप्ट आ सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात करें तो आ सकते हैं
क्या नहीं आती, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। शॉर्ट टर्म में वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड जो विद इन अ ईयर हम चेंज कर सकते हैं कैश में, तो कैश इन हैंड, बीआर, डेप्टर, ये तीनों ही क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड है। इन्हें हम करंट असेट्स भी कह सकते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेटा मेन ऑब्जेक्टिव हमेशा याद रखना, जो मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो क्या रहेगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ की। ये भी सारे मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर सब में से एक पूछे, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट भी मेन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर कंपेयर करें तो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन पर्पस है, वो शेयर होल्डर्स वेल्थ को मैक्सिमाइज करना रहता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन्वॉल्व टेकिंग बेस्ट टाइप ऑफ डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो कि हम मैंने अभी आपको बताया था, इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं। वो हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजन ही होते हैं, इसमें हमेशा लॉन्ग टर्म डिसीजन ही हम कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट इज हायर डिग्री ऑफ डेप्ट इक्विटी रेशियो। अगर डेप्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब कि आप डेप्ट ज्यादा रख रहे हो इक्विटी से, ठीक है, डेप्ट ज्यादा है किससे, इक्विटी से, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हायर फाइनेंशियल रिस्क, आप डेप्ट ज्यादा रखोगे तो आपका जो फिक्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है वो बढ़ जाएंगे और आपके फाइनेंशियल रिस्क क्या होंगे, वो भी बढ़ जाएंगे। करंट असेट्स आर सपोज टू बी कन्वर्ट इनटू कैश। करंट असेट्स को आप कितने समय में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये लगता है पूरा 1 ईयर का समय। 1 ईयर के अंदर अंदर आप करंट असेट्स, वो असेट्स होती है जिसको हम 1 ईयर के अंदर अंदर जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल मोबिलाइज फॉर मीटिंग। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स, डे टू डे फाइनेंशियल नीड्स, मीडियम टर्म, तो जो वर्किंग कैपिटल है वो हमारी होती है डे टू डे फाइनेंशियल नीड्स के लिए, जिससे हम डे टू डे फाइनेंशियल नीड्स पूरी करते हैं, वो कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल होती है। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर रिफर्स टू, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड टोटल कैपिटल, करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, टोटल असेट्स लेस कैपिटल, या फिर शेयर होल्डर्स वेल्थ। तो यहाँ पे है रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स एंड टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल यहाँ पे इक्विटी को कहते हैं। इक्विटी शेयर की बात नहीं कर रही हूं मैं, इक्विटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। शेयर होल्डर्स वेल्थ इन अ कंपनी रिप्रेजेंट बाय, शेयर होल्डर्स की वेल्थ किसको कहते हैं, तो शेयर होल्डर्स की वेल्थ का मतलब होता है जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर से, अब जो पैसा निकल के आएगा वो क्या होती है, वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ होती है, ठीक है। फाइनेंशियल लिवरेज इज कॉल्ड फेवरेबल। फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल कब होगा, फाइनेंशियल लिवरेज फेवरेबल होगा जब आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो जो कॉस्ट देनी पड़ रही है आपको डेप्थ से उससे ज्यादा होना चाहिए, तब फाइनेंशियल लिवरेज जो है आपका फेवरेबल बोला जाएगा। फिलहाल देखेंगे द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी विच आर यूज टू कैरिड आउट बिजनेस एक्टिविटी, वो पैसा बिजनेस एक्टिविटी को कैरिड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको कहते हैं हम बिजनेस फाइनेंस, उसको क्या कहेंगे हम, बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो नोन एज, ये मैं आपको 2 बार बता चुकी हूँ, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसको हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप बिजनेस फाइनेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश, बिजनेस फाइनेंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू डैश टाइप। तो ओनरशिप के बेस पे 2 तरह के बिजनेस फाइनेंस हो सकते हैं, कौन कौन से, अब यहाँ पे 2 टाइप्स लिख सकते हो आप, और 2 टाइप्स के नाम कौन कौन से हैं, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज द टाइम पीरियड बिटवीन रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्जन इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड, वो टाइम पीरियड जिसमें रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में, उस टाइम पीरियड को क्या कहेंगे, या तो वो बिजनेस साइकिल बोलेंगे उसको, बिजनेस साइकिल नहीं सॉरी प्रोडक्शन साइकिल, उसको बोलेंगे हम या फिर ऑपरेटिंग साइकिल।
The main objective of financial management is to increase the dash of shareholders equity share. ये मेन ऑब्जेक्टिव मैंने आपको भी बताया, हमेशा याद रखना कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मैक्सिमाइजेशन द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इंक्रीज द वेल्थ, सॉरी मैक्सिमाइज नहीं आएगा यहाँ पे, इंक्रीज द वेल्थ, इंक्रीज द वेल्थ आएगा यहाँ पे, wealth of equity shareholder. डेप्ट इक्विटी रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड डेप्ट इक्विटी, डेट और अपॉन इक्विटी को हम बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी. इट इज नॉट कंपल्सरी टू डिवाइड डैश टू इक्विटी शेयर होल्डर. क्या कंपल्सरी नहीं है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है. इसका आंसर आएगा डिविडेंड. फेलियर टू रीपेमेंट ऑफ डेप्ट इज नोन एज, कि अगर आप अपने डेप्ट को पेमेंट करने के लिए फेल हो गए तो ये आपका बोला जाएगा फाइनेंशियल रिस्क. फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि व्हेन द कंपनी इज फेल टू रीपेमेंट ऑफ डेप्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल रिस्क. ये हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मतलब आ सकते थे चैप्टर 9 में से वो थे. अब हम स्टार्ट करने वाले चैप्टर 10 दैट इज मार्केटिंग. तो वर्ड व्हाट इज मीन बाय मार्केटिंग, मार्केटिंग का मतलब क्या है, बाय सेल एक्सचेंज. तो ये तीनों ही मार्केटिंग का मतलब होता है. मार्केटिंग में बाइंग सेलिंग और एक्सचेंज ऑफ समथिंग, आप एक चीज के बदले दूसरी चीज एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो भी मार्केटिंग में आता है. तो ये तीनों ही टर्म जो है मार्केटिंग से रिलेटेड है. द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, कितने एलिमेंट्स होते हैं मार्केटिंग मिक्स में, 4 एलिमेंट्स होते हैं. 4 पीस 4 मिक्स जो भी आप कहना चाहें. कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. ये तीनों ही एलिमेंट है किसके, मार्केटिंग मिक्स के. आगे चलते हैं. ठीक है. गुड्स और सर्विस और एनी अदर आइटम हैविंग वैल्यू दैट इज ऑफर्ड फॉर सेल, किसकी डेफिनेशन है, तो ये है प्रोडक्ट की डेफिनेशन. प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट एक इंटेंजिबल थिंग है, गुड्स या सर्विस है जो कि जिसकी कोई वैल्यू होती है और वो मार्केट में ऑफर फॉर सेल होता है. ये किसकी डेफिनेशन होगी, प्रोडक्ट की डेफिनेशन. अब ये दोनों तरह से आ सकती है. प्रोडक्ट क्या होता है या फिर डेफिनेशन देनी जाएगी, पूछ ली जाएगी ये क्या चीज है, ये किसके बारे में बात होगी. ठीक है. एसेंस ऑफ मार्केटिंग, देखो मार्केटिंग में परचेज, प्रोडक्शन, एक्सचेंज या सेल. इसमें एसेंस कौन सा है, एसेंस होता है एक्सचेंज. क्यों होता है कि मार्केट में परचेज प्रोडक्ट्स और सेल के अलावा एक बहुत बड़ी चीज है कि एक्सचेंज होना, एक्सचेंज मैकेनिज्म होना वहां पे जरूरी है. ठीक है, कि आपके पास कोई सामान बेचना है तो आप बेचने की इच्छा रखनी चाहिए और सामने वाला खरीदने की इच्छा रखनी चाहिए. तो दोनों में एक्सचेंज मैकेनिज्म होना ज्यादा जरूरी है. तो यहाँ पे जो एसेंस है मार्केटिंग का वो क्या है, एक्सचेंज. ठीक है. द मार्केटिंग कंसेप्ट इज, जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, सेल्स ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है. तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड तो प्रोडक्ट कंसेप्ट हो गया. जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कौन सा ओरिएंटेड है, कस्टमर. ये मार्केटिंग कंसेप्ट के अंदर बोला गया कि कस्टमर इज अ किंग. आप जो बनाएंगे जो करेंगे सब कस्टमर को दिमाग में रखते, नीड्स एंड वांट्स को दिमाग में रखते हुए करोगे. तो जो मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कस्टमर ओरिएंटेड है. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, ब्रांड का एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि शॉर्ट नेम, यस इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, याद कर रखने लायक होना चाहिए. अट्रैक्टिव पैकेजिंग, बिल्कुल एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग भी अट्रैक्टिव होनी चाहिए तभी उसका ब्रांड में उसका नेम शो होगा. ब्रांड वैल्यू उनकी होनी चाहिए, गुडविल उनकी अच्छी होनी चाहिए. तो ये सारे ही इसके फीचर्स है एक अच्छे ब्रांड नेम के. मार्केटिंग इंक्लूड, तो मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, परचेज होता है, बिल्कुल होता है, सेल भी होता है, स्टोरेज भी होता है. तो उसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट है पर्सनल रिलेशनशिप विद पोटेंशियल कस्टमर इज एस्टैब्लिश बाय. अब कहां पे इनमें से कहां पे हम कस्टमर के साथ में पर्सनल रिलेशन, पर्सन टू पर्सन बात कर सकते हैं. यस. तो एडवर्टाइजमेंट तो नॉन पर्सनल है, ये तो हमें पता ही है, एडवर्टाइजमेंट तो नॉन पर्सनल है. वहां पे आपसे
जो आपको सामान बेचने वाला है वो पर्सनली आगे कुछ भी नहीं बताता है, वो अपना जो भी आपको मैसेज देना चाहता है वो किसी एजेंसी के थ्रू आपको भेजता है। पर्सनल सेलिंग में हाँ, यहाँ पर बायर और सेलर का पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है। सेल प्रमोशन अलग अलग तरह के होता है, जरूरी नहीं है हर सेल्स प्रमोशन में बायर्स और सेलर का पर्सनल कॉन्टेक्ट हो। तो यहाँ पे आंसर होगा पर्सनल सेलिंग। ओके, यस। नेक्स्ट इज दैट व्हाट कैन बी मार्केटेड। मार्केटेड मतलब कि किन इनमें से कौन सी चीजें जिनकी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट इज डिफिनिट शेप। किसी भी डिफिनिट शेप की चीज को आप मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी भी पत्थर किसी भी स्टोन का कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट क्रिएट वैल्यू टू कस्टमर। कोई सी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करती है, कोई सी भी चीज, ठीक है, तो उसको आप मार्केट कर सकते हैं। एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट हैज द सेलिंग प्राइस। नहीं, किसी का भी आप सेलिंग प्राइस रख देंगे तो आप उसको बेच थोड़ा सकते, नहीं बेच सकते जब तक कि वो कस्टमर के लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट दैट कैन बी टेस्टेड। एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, नहीं, केवल हम उसी चीजों का मार्केट कर सकते हैं जो कस्टमर के लिए वैल्यू रखती है। नेक्स्ट है मार्केटिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड। मार्केटिंग फंक्शन में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता? आफ्टर सेल सर्विस मार्केटिंग में होती है, बिल्कुल। सेलिंग इंक्लूड होता है, नेगोशिएशन विथ गवर्नमेंट एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स टीम। तो रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स टीम भी मार्केटिंग में ही इंक्लूड होती है कि हम सेल्स टीम बहुत एनर्जेटिक और बहुत हाई प्रोफाइल और बहुत ही प्रोफेशनल रखें। केवल यहाँ पे एक चीज इंक्लूड नहीं हो रही, हो गया है नेगोशिएशन विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ठीक है, इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट कंसेप्ट फोकस ऑन। प्रोडक्ट कंसेप्ट, देखो दो कंसेप्ट होता है, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कंसेप्ट, दोनों एक बार देखेंगे। तो जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन करो कि मार्केट की हर जगह पे आपका प्रोडक्ट दिखाई दे, और जो कि आपका प्रोडक्ट दिखेगा तो बिकेगा। लेकिन प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि आप कम सामान बनाओ लेकिन अच्छी क्वालिटी का बनाओ, कस्टमर खुद चल के आपके पास खरीदने आएगा। तो वो यही पूछ रहे हैं इस क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट कंसेप्ट किस बात पे फोकस करता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। अभी मैंने बताया प्रोडक्ट कंसेप्ट जो है वो क्वालिटी, अगर यहाँ पे प्रोडक्शन होता तो क्या आंसर हो जाता? क्वांटिटी। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन बी रिफर्ड एज। प्राइस को कैसे रिफर किया जाता है? प्रोडक्ट कॉस्ट, ब्रांड वैल्यू, वैल्यू ऑफ यूटिलिटी फॉर कस्टमर, प्रमोशन कॉस्ट। तो यहाँ पे प्राइस होता है वैल्यू ऑफ यूटिलिटी ऑफ कस्टमर, कि किसी भी चीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है कि उसको कस्टमर को कितनी यूटिलिटी उस चीज को यूज करने से मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस डिसाइड होता है। नेक्स्ट है द टर्म यूज टू इंडिकेट डिफरेंट फीचर्स ऑफ क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो क्वालिटी हम डिफरेंशिएट करते हैं क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। कि जैसे आप राइस लेने बाजार में गए तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा है खराब है? तो इसके लिए हम यूज करते हैं ग्रेडिंग। लिखा होगा ना ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज क्या होता है? ग्रेडिंग। नेक्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ इन मेन फंक्शन ऑफ। कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें आप कस्टमर को लॉ, जो जरूरी है लॉ के द्वारा, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एक प्रोडक्ट लेकर आओगे तो उसकी लेबल में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, तो ये किसका फंक्शन हो गया? लेबलिंग का। नेक्स्ट इज द टर्म मार्केट मे बी अंडरस्टूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट। मार्केट क्या होता है? मार्केट एक ज्योग्राफिकल एरिया है, बिल्कुल, यहाँ पे गुड्स ट्रांजेक्शन होते हैं, बिल्कुल वहां पे टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स भी होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों ही टर्म्स है जो किसके लिए यूज होती है? मार्केट के लिए यूज होती है। नेक्स्ट है गेटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मेड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेसिफिकेशन। कि आपको कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली आप सामान बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो। जैसे कि मैंने कोई भी कपड़े का ऑर्डर दिया, मैंने बोला ऐसे ऐसे बना देना, वो मेरी ही अकॉर्डिंग, सबके एक जैसा नहीं बना रही हो, मेरे लिए बिल्कुल मेरी अकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग बना रही हूँ, तो उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्टाइजमेंट इज अ डैश फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। तो ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया था एडवर्टाइजमेंट कौन सा है, पर्सनल कि नॉन पर्सनल। एडवर्टाइजमेंट होता है नॉन पर्सनल वे ऑफ
चले नेक्स्ट, डैश मिक्स इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग रेवेन्यू। अब इनमें से कौन सा ऐसा मिक्स है जिसमें रेवेन्यू आता है? प्रोडक्ट में नहीं आता, प्लेस में नहीं आता, प्रमोशन नहीं आता, कहां पे रेवेन्यू आता है? प्राइस। ठीक है, तो रेवेन्यू की बात आ जाए तो सीधा सीधा किससे रिलेटेड होगा? प्राइस से। फिलअप्स पे आ जाते हैं। डैश कंसेप्ट इज एक्सटेंस टू मार्केटिंग कंसेप्ट। अब देखो बेटा, मार्केटिंग कंसेप्ट कहते हैं कस्टमर इज अ किंग, आप जैसा कस्टमर चाहे आप ऐसा उसको सामान बनाकर दो। लेकिन एक और ऐसा कंसेप्ट है जो मार्केटिंग कंसेप्ट को एक्सटेंशन करता है, वो है सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। सोसाइटियल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि केवल कस्टमर चाहता है वही नहीं करना आपको, आपको सोसाइटी में रहकर, आप एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हो, सोसाइटी में रहकर काम कर रहे हो, तो आपको सोसाइटी का वेलफेयर ध्यान रख के ही काम करना पड़ेगा, केवल कस्टमर को ध्यान रख के काम नहीं करना पड़ेगा। मार्केटिंग मिक्स डिवाइड इनटू डैश कैटेगरी। मार्केटिंग मिक्स 4 तरीके होती है, कौन कौन सी होती है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। ठीक है। डैश इज द अमाउंट कस्टमर इज विलिंग टू पे टू अक्वायर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए जो कस्टमर पे करता है उसे क्या कहते हैं? प्राइस। प्रोडक्ट कैन बी डिवाइड इनटू डैश कैटेगरी। प्रोडक्ट 2 तरह की कैटेगरी में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है एनी प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, उसको कहते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ठीक है। ओके, द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम एंड साइन सिंबल। अगर प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम साइन एंड सिंबल, उसको कहते हैं ब्रांड। ओके, द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट कैन बी स्पोकन, द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट कैन बी स्पोकन इज ब्रांड नेम। ऐसा पार्ट जिसको आप बोल सकते हो, तो ब्रांड के नेम को आप बोल सकते हो, लेकिन आगे देखिए, द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट कैन नॉट बी स्पोकन बट रिकॉग्नाइज दैट इज ब्रांड मार्क। ऐसा मार्क जिसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, पहचान सकते हो, लेकिन बोल नहीं सकते। जैसे कि ये, इसको मैं क्या बोलूं लेकिन आप पहचान जाओगे किसका मार्क है? नाइक का, नाइकी का। ठीक है, तो इनको बोलेंगे ब्रांड मार्क। डैश इज रिफर टू शॉर्ट टर्म मोटिवेशन दैट इन्फ्लुएंस द कस्टमर टू बाय इमीडिएटली। ये डेफिनेशन किसकी है? एक शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है जिससे कस्टमर को प्रिसॉर्डिंग किया जाता है बाइंग के लिए। इसकी डेफिनेशन है प्रमोशन। एंड लास्ट, द पार्ट ऑफ ब्रांड दैट कैन लीगल प्रोटेक्शन। ब्रांड का वो पार्ट जिसको लीगल प्रोटेक्शन मिला हुआ होता है उसको हम कहते हैं ट्रेडमार्क। उसको कहते हैं हम ट्रेडमार्क। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 10 फिनिश हो गया है। चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट, हाउ मेनी राइट्स, ये राइट्स लिखा हुआ है बेटा, हाउ मेनी राइट्स कस्टमर है, तो कस्टमर के पास कितने राइट्स होते हैं? 6। मैकेनिज्म दैट सॉल्व कस्टमर डिस्प्यूट्स आर, तो जो कस्टमर डिस्प्यूट को सॉल्व करने वाला मैकेनिज्म होता है वो 1 टायर होता है, 2 टायर होता है या 3 टायर होता है? वो होता है कौन सा? 3 टायर। कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ओके, इसके बाद है डैश इंश्योर दैट द गुड्स आर अकॉर्डेंट विद द प्रिस्क्राइब क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, कि जो गवर्नमेंट ने क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया तो उसके अकॉर्डिंगली ही गुड्स है। तो इनमें से क्या बताता है? आईएसआई मार्क इलेक्ट्रिक के लिए बोलता है, हॉलमार्क ज्वेलरी के लिए, एफपीओ फूड प्रोडक्ट के लिए। तो ये तीनों ही अलग अलग चीजों की क्वालिटी स्टैंडर्ड हमारे को बताते हैं। तो सारे यहाँ पे बता नहीं रहा कि किसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड की बात हो रही है, तो उसका मतलब ये तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। In which year was the Customer Protection Act enacted? फर्स्ट जब आया था वो कब आया था? 1986 में। ठीक है, At present Customer Protection Act has been made। अब जो नया Customer Protection Act जो बन गया है, चेंज होकर 1986 के बाद में, तो वो है 2019। द सिंबल इंडिकेट क्वालिटी ऑफ फूड। अब यहाँ पे देखो स्पेसिफाई कर दिया है, क्वालिटी ऑफ फूड के लिए कौन सा था? एफपी। ठीक है, आईएसआई इलेक्ट्रिक अप्लायंस के लिए, हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरीज के लिए। जागो ग्राहक जागो इज अ पार्ट ऑफ। अब
कौन से राइट्स को पूरा कर रहा है जागो ग्राहक जागो? राइट टू बी हर्ड। तो राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या है कि आपकी जो भी कंप्लेंट्स है उसको सुनी जाए। तो जागो ग्राहक जागो में कंप्लेंट्स नहीं सुनना जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है कि प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए। अगर आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी है तो सॉल्व होनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन में आता है। राइट टू सिक्योरिटी का मतलब होता है कि प्रोडक्ट हमारे को ऐसा जिससे हमारी हेल्थ हो, हमारे को कोई हैजार्ड नहीं आए, तो वो आता है राइट टू सिक्योरिटी। और लास्ट राइट टू एजुकेशन। तो जागो ग्राहक जागो कस्टमर को एजुकेट करता है, इसलिए वो किसके अंदर आ रहा है? राइट टू एजुकेशन के अंदर। नेक्स्ट है कंज्यूमर हैड राइट टू एक्वायर नॉलेज विच राइट डज इट कम्स अंडर। कि कस्टमर को एक राइट मिला हुआ है कि उसको नॉलेज जो भी चाहिए वो देनी पड़ेगी। तो किस में आ रहा है ये भी आता है राइट टू कस्टमर। इंफॉर्मेशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, तो ये भी किस में आएगा? राइट टू एजुकेशन में। नेक्स्ट इज विच क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज टू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में क्वालिटी सर्टिफाइड मार्क आता है एग मार्क। ठीक है। द कंप्लेंट में बी कंप्लेंट कौन हो सकता है? कंप्लेंट कौन कर सकता है? एक कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वॉलंटियर ऑफ कस्टमर एसोसिएशन, कि कस्टमर एसोसिएशन का जो वॉलंटियर है वो कस्टमर की बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेंट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो ये तीनों ही क्या होते हैं? ये तीनों ही कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ कंप्लेनेंट में सबमिट द कंप्लेंट। कहां कर सकते हो आप? पर्सनल जगह कंप्लेंट कर सकते हो, एजेंट के थ्रू कंप्लेंट कर सकते हो, बाय पोस्ट कंप्लेंट कर सकते हो। यस, ये तीनों ही के अकॉर्डिंग तीनों से ही हम कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है if the customer inquires about the quality of goods price and discount। अगर कस्टमर आपसे इंक्वायरी कर रहा है क्वालिटी गुड्स और प्राइस के बारे में, तो उसका कौन सा राइट यहाँ पे बात हो रही है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है अबाउट टू प्रोडक्ट और आपको देनी पड़ेगी, तो ये कस्टमर को कौन सा राइट है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। एज पर कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हु इज नॉट द कस्टमर। इनमें से कौन सा कस्टमर नहीं है? अ पर्सन हु परचेज गुड फॉर हाउस होल्ड कंजप्शन। यस, कस्टमर वो है जो खुद के कंजप्शन के लिए सामान खरीदे। अ पर्सन परचेज गुड फॉर रीसेल, रीसेल के लिए अगर आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आप कस्टमर नहीं हो। अ पर्सन परचेज गुड फॉर कॉमर्शियल यूज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? कौन सा कस्टमर नहीं है? हु इज नॉट, तो बी और सी नहीं है। कौन है कस्टमर यहाँ पे? ए। इन केस ऑफ agreed customer is not satisfied with decision of state commission। ठीक है, स्टेट कमीशन से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो वो नेक्स्ट कहां जाएगा? नेशनल कमीशन में। और नेशनल कमीशन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर द पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है? प्रोटेक्शन द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, बिल्कुल। एजुकेटिंग कस्टमर अबाउट द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है, उनको राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है। हेल्पिंग कस्टमर टू गेटिंग द ग्रेवियांस रेडरेसल, और उनको कोई प्रॉब्लम हो गई तो उनको ग्रेवियांस रेडरेसल के पास जाने में, उनसे रेडरेसल लेने में, अमाउंट लेने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। In which forum can customer file a case against the seller if the claim amount is 1 करोड़। देखो 1 करोड़ होता है डिस्ट्रीम, अप टू 1 करोड़ तक आप डिस्ट्रीम फोरम में कर सकते हो। 1 to 10 करोड़ आप कर सकते हो स्टेट फोरम में, और 10 करोड़ से अगर एक्सीड है तो आप कहां पे कर सकते हो? नेशनल कमीशन में। सुप्रीम कोर्ट में वो जाएगा जहां पे अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है तो कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट है द राइट टू गेट कंपनसेशन इज नोन एज। ठीक है, तो राइट अगर गेट कंपनसेशन आप चाहते हो तो कौन से राइट में आता है? राइट टू गेट रिड्रेसल। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ कस्टमर अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग डैश कैंपेन। ये कैंपेन है जागो ग्राहक जागो। एजुकेशन के लिए एक कैंपेन चला जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो। कंज्यूमर इज कॉल्ड डैश ऑफ द मार्केट। कंज्यूमर को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ द मार्केट। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was replaced by the कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। 1986 को रिप्लेस करके नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बन गया है 2019। एनी पार्टी इज नॉट सेटिस्फाइड विद ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन। मैंने अभी आपको बताया अगर नेशनल कमीशन से आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप डायरेक्ट जाते हो सुप्रीम कोर्ट में। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगी, मैं 3 ही तो रेड्रेसल थे।
अगर नेशनल कमीशन से सेटिस्फाई नहीं होती तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज प्रोटेक्ट्स द, किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है? कंज्यूमर का। ठीक है। एंड लास्ट क्वेश्चन, द डिस्ट्रिक्ट कमीशन जुडिशियल is to consider complaint where the complaint is of, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कितने रुपए तक की कंप्लेंट फाइल हो सकती है? 1 करोड़। ठीक है। तो ये हमारे फिलअप्स और एमसीक्यूज हो गए हैं पार्ट सेकंड के। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है पार्ट सेकंड के। तो पार्ट सेकंड हमारा इस तरह से पूरा हो जाएगा। अभी आपके पास टाइम है, इस इन्हीं क्वेश्चन की पीडीएफ इस वीडियो के साथ अटैच कर दी गई है, आप इसको सॉल्व कीजिए और आगे आने वाले क्वेश्चन आंसर के वीडियो के लिए रेडी रहिए। थैंक यू सो मच।